ठीक है। ए बच्चा, हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में जिक्र हो गया था। ए बच्चा, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में जिक्र हो गया था कि टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? अनएल्टर्ड फॉसिल्स, पेट्रीफाइड फॉसिल्स, मोल्ड फॉसिल्स, कास्ट फॉसिल्स, प्रिंट फॉसिल्स, कैप्रोलाइट्स, है ना, या कोप्रोलाइट्स। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। सर, फॉसिल्स की स्टडी करके हमें मिलता क्या है? फॉसिल्स की स्टडी करके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में? फॉसिल्स के बारे में। कैसे? मैं बताता हूं। तो लिखो, इसमें पॉइंट का लिखना है कि फॉसिल्स की स्टडी करके हमें मिलता क्या है। तो इसमें पॉइंट है कि अगर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, बाय स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ए बच्चा, बाय स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी करके हमें क्या मिलता है बेटा? इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। क्या? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। अच्छा, वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है बच्चे? वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है बाबू? वो इंफॉर्मेशन हमें देखनी है कि हमें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अगर ओल्ड रॉक है, इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अगर ओल्ड रॉक है, ए बच्चा, ए बाबू, अगर ओल्ड रॉक है तो इसका मतलब फॉसिल्स जो होगा वो सिंपल ऑर्गेनिज्म का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पुरानी रॉक है तो उसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म का फॉसिल्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स का मतलब हुआ कि इवोल्यूशन तो हुआ है लेकिन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब इवोल्यूशन फ्रॉम, मतलब इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये समझना है मेरे प्यारे बच्चों। जितने पुरानी रॉक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कि इवोल्यूशन हुआ है उस फॉसिल, जो फॉसिल वो सिंपल ऑर्गेनिज्म का है। सिंपल का मतलब हुआ कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है, या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। और अगर वो न्यू रॉक है, मान लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था फॉसिल्स रॉक में मिलते हैं, वो मान लीजिए अगर न्यू रॉक है बच्चे, तो न्यू रॉक का मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। फॉसिल्स किसका होगा? फॉसिल्स ऑफ, ए बच्चे, फॉसिल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब समझ रहे होगे, मतलब इवोल्यूशन फ्रॉम, बाबू, इवोल्यूशन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, तो सुनो, इस फॉसिल्स की स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। कैसे? अगर ओल्ड रॉक है, इसका मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म का फॉसिल्स होगा, मतलब इवोल्यूशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हुआ होगा। न्यू रॉक है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉसिल्स है, मतलब इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स से सिंपल में हुआ होगा। ये आपको अपने दिमाग में बसा के रखना है, ये आपको अपने दिमाग में बसा के रखना है ये पेज। ठीक है, तो इस पेज को मुझे नहीं लगता है कि बड़ी कंफ्यूजन की बहुत और दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको परेशान होने की जरूरत है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज करने जा रहे हैं। इस पेज को अभी रिवाइज करवाएंगे हम। ठीक है, ठीक है। हाँ बच्चे, कुछ कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है क्या? न्यू रॉक और ओल्ड एज को कैसे रिकॉग्नाइज? अच्छा, हाँ, इनका कहना है कि अगर इवोल्यूशन कम हुआ है, नहीं, कम नहीं हुआ है, इवोल्यूशन वही हुआ है, कम ज्यादा नहीं होता है। न्यू रॉक और क्या कहते हो, आलिया ने कहा कि न्यू रॉक और ओल्ड रॉक को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? डेटिंग के माध्यम से बेटा। अर्थ की डेटिंग मतलब फॉसिल्स की डेटिंग। तो हम डेटिंग से पत्थर के बारे में पता कर लेते हैं, हम डेटिंग से फॉसिल्स के बारे में पता कर लेते हैं। तो चलो वही हेडिंग डालने जा रहे हैं हम लोग, डेटिंग। डेटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी को डेट करना, यहां वो डेटिंग नहीं है। ठीक है, वहां है वो, ये डेटिंग नहीं है। यहां मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ
एज ऑफ फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल्स। अभी मैं क्वेश्चन देखता हूं बच्चों के, अगर कुछ होंगे तो मैं देख लूंगा। फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करना कहलाता है डेटिंग। फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करना कहलाता है डेटिंग। देखें बच्चों को क्या है पॉइंट, बच्चों के पॉइंट देख लें क्या कह रहे हैं। सर आवाज स्लो आ रही है सर, सर ध्यान ना भटकाओ। अरे सर ध्यान ना भटकाओ। अच्छा आवाज स्लो आ रही है नौसीन। बाकी बच्चे बताओ आवाज कैसी आ रही है, क्या आपके दिलों तक पहुंच रही है आवाज? हाँ दिलों तक पहुंच रही है। अच्छा ठीक है नौसीन, एक बार देखो बेटा। चलो डेटिंग से पता चल जाता है तो ठीक है, डेटिंग तो जानते ही होगे, मानो बहुत अच्छे जानता होगा, नहीं जानता होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है नेक्स्ट, रॉक की एज, आलिया तुम्हारा, रॉक की एज फॉसिल की एज से पता लगा लेते हैं। लो भैया, लो भैया, रॉक कर दिया, रॉक कर दिया। रॉक एज बाय काउंटिंग, बाय काउंटिंग फॉसिल एज। मतलब अगर आपको फॉसिल की एज मिल गई तो रॉक की एज पता चल जाती है उससे। ठीक है दोनों पार्ट पता चल गई। फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करते हैं डेटिंग से। कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं ये बात आपको पता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमें ये समझना है, जब रॉक का फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जब रॉक का फॉर्मेशन होता है उस वक्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो रॉक में ट्रैप्ड हो जाते हैं। जब पत्थर का फॉर्मेशन होता है तो जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं वो पत्थर में फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, और वो लगातार फिर ट्रैप्ड होने के बाद लगातार आइसोटोप में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये याद रखिएगा, इसको मैंने लिखवाऊंगा, ये याद रखिएगा, यानी कार्बन 14 का इस्तेमाल करके। सुनो, बाई C14। लेकिन सबसे अच्छा एक बात बताओ, सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि ऑर्गन के अंदर कोई अगर डिजीज हो रही है, कोई या कैंसर हो रहा है, मैलफंक्शनिंग हो रही है, उसको डिटेक्ट करने के बेस्ट और एक्यूरेट मेथड क्या है? तुम्हारे एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ डिजीज में क्या बोलती है? बेस्ट और एक्यूरेट मेथड क्या है? एमआरआई। वेरी गुड, एमआरआई। उसी तरह फॉसिल्स की एज काउंटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड मैंने पढ़ा रखा है क्या है? मतलब कार्बन 14 के अलावा या कार्बन डेटिंग के अलावा कुछ और मैंने पढ़ा रखा है। अच्छा बीच में स्लो हो रही, हाँ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। वेरी गुड, सबसे बेस्ट मेथड है, मैं लिख दे रहा हूं। और किससे करते हो? ईएसआर से। ईएसआर का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्मॉल बना दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने पढ़ रखा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा। ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड। बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने लोगों ने पढ़ रखा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। बताओ बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? केमिस्ट्री का सवाल है। 3 5, 3 या 5, 3 या 5, 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है हमको दिखाना। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, ये याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम लास्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर आज एक हेडिंग डालने जा रहा हूं मैं। ये यहां तक हो गया फॉसिल्स का, मैं हेडिंग डालने जा रहा हूं ब्रीफ अकाउंट ऑफ, ब्रीफ अकाउंट ऑफ, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का ब्रीफ अकाउंट हमें समझना है बेटा। मतलब इवोल्यूशन जो सही मायने में हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी और बातें जो तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है उसके बारे में जिक्र हम लोग कर लेते हैं। क्या है देखो, जब ब्रीफ अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसे शुरुआत करते हैं, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ,
फर्स्ट सिल्वर फॉर्म ऑफ लाइफ, अगर इसकी बात करें, या फर्स्ट सिल्वर फॉर्म ऑफ लाइफ, वो कोई और नहीं, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। ये बात कब की है? ये बात टूबेया की है। ये बच्चे टूबेया की है, ठीक है, ये होगी टूबेया। उसके बाद कौन आता है बेटा? इनवर्टिब्रेट्स। तुम्हारी बुक कहती है इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कोई और नहीं, 500 मेया की बात है, 500 मेया की बात है। इनवर्टिब्रेट्स के बाद आते हैं जॉलेस फिश, जॉलेस फिश, बहुत अच्छा समय अभी दिखा रहा हूं यहाँ पे। जॉलेस फिश की बात करें, 350 मेया की बात हो रही है, ये रटा होना चाहिए सबको, 350 मेया। जॉलेस फिश के बाद, अच्छा जॉलेस फिश कौन सी थी? उसके बाद एक आया सीलोकैंथ, यानी एम्फीबियन फिश, वही बात है, वही बात है, एम्फीबियन फिश, एम्फीबियन फिश, ठीक है। सीलोकैंथ लिख लेना यहाँ पे, सीलोकैंथ, एम्फीबियन फिश, सीलोकैंथ। उसके बाद किसको इवोल्यूशन हुआ? मॉडर्न एम्फीबियंस, मॉडर्न एम्फीबियंस, मॉडर्न एम्फीबियंस। ए बच्चा, मॉडर्न एम्फीबियंस का मतलब फ्रॉग एंड सैलमेंडर। कोई पूछे मॉडर्न एम्फीबियंस का मतलब? फ्रॉग एंड सैलमेंडर, ये ब्रीफ अकाउंट हो रहा है, फ्रॉग एंड सैलमेंडर। फिर उसके बाद रिप्टाइल्स है, रिप्टाइल्स, रिप्टाइल्स। अच्छा, जब रेप्टाइल्स आए तो रेप्टाइल्स में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों आए। सुनो, रेप्टाइल्स में एक्वेटिक भी आए प्लस टेरेस्ट्रियल भी आए, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। फिर से मैं देख रहा हूं, अभी और हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कहानी और अच्छी चलेगी। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन बात करें, पहला सिल्वर फॉर्म ऑफ लाइफ जो 2 बेया पहले आया था उसका नाम है प्रोकैरियोट। इनवर्टिब्रेट्स 500 मेया पहले, जॉलेस फिश 350 मेया पहले, यानी एम्फीबियंस। फिर उसके बाद वही एम्फीबियन फिश कहलाता है सिलोकैंथ, एम्फीबियन फिश सिलोकैंथ। फिर आए मॉडर्न फिश जिसे बोलते हैं फ्रॉग और सैलमेंडर। फिर आए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स एक्वेटिक भी हुए, टेरेस्ट्रियल भी हुए। इस पेज के बाद मैं थोड़ी सी बात अभी करूं, तो अभी मैं रिवाइज करवाऊंगा बेटा, परेशान ना रहो, मैं रिवाइज करवाऊंगा। मैं ये नेक्स्ट पेज करने जा रहा हूं, नेक्स्ट पेज के बाद मैं रिवाइज करवा रहा हूं सब। आप लोग जवाब दोगे, मैं सिर्फ आपसे पूछता रहूंगा, आप लोग जवाब देते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सुनो। ये बच्चा रिप्टाइल्स था, ए बाबू रिप्टाइल्स, रिप्टाइल्स था, हाँ भाई मानो रिप्टाइल्स थे। कौन से? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों थे। अब रिप्टाइल से खेल बदलेगा थोड़ा सा। जो रिप्टाइल्स थे बेटा, कह रहे हैं जो रिप्टाइल्स थे वहां से कहानी बदलती है, यहां से 2 कहानी होती है, 2 कहानी चलेगी, रिप्टाइल्स की 2 कहानी चलेगी। एक वो रिप्टाइल्स, सम एक्वेटिक रिप्टाइल्स, देखो क्या मैंने बोला, कुछ एक्वेटिक रिप्टाइल्स छोड़कर कुछ एक्वेटिक रिप्टाइल्स बिकम टेरेस्ट्रियल। देखो क्या कह रहा हूं मैं, टेरेस्ट्रियल परमानेंटली। कुछ एक्वेटिक, मतलब एक्वेटिक रिप्टाइल्स भी थे, टेरेस्ट्रियल रिप्टाइल्स भी थे। कुछ एक्वेटिक रिप्टाइल्स वो परमानेंट टेरेस्ट्रियल हो गए, वो परमानेंट टेरेस्ट्रियल हो गए। अब कोई तुमसे पूछेगा कि कौन से वो रिप्टाइल्स जो परमानेंट टेरेस्ट्रियल हो गए, तो उसका नाम याद रखेंगे, डायनासोर्स वगैरह, डायनासोर्स, डायनासोर्स, सोरस कह सकते हो, प्लस लैंड रिप्टाइल्स। लैंड रिप्टाइल जो आज है वो बेटा क्या हो गए, पर ये पहले एक्वेटिक थे, तो इवोल्यूशन हुआ, ये हो गए टेरेस्ट्रियल। फिर कुछ टेरेस्ट्रियल रिप्टाइल्स, सम टेरेस्ट्रियल रिप्टाइल्स। ए बच्चा, ए बाबू, कुछ टेरेस्ट्रियल रिप्टाइल्स क्या हो गए, कुछ टेरेस्ट्रियल रिप्टाइल्स हो गए क्या,
परमानेंट बिकम एक्वेटिक, यानी एक्वेटिक हो गए। ठीक है, ये बात भी आपको पता चल गई। इनके अंदर जैसे क्या क्या आते हैं, कोई पूछे, कहना इक्थियोसॉरस, देखो कितनी बारीकियां हैं, एक अंडरलाइन कर लेना, वहां डायनासोरस है, यहाँ इक्थियोसॉरस है, फर्क है थोड़ा सा, फर्क यहां पढ़ना तो नहीं होता फर्क, लेकिन याद रखिएगा फर्क है। एक्वेटिक रिप्टाइल्स, एक्वेटिक रिप्टाइल्स, मैंने कहा रिप्टाइल जो होते हैं वो एक्वेटिक भी थे, टेरेस्ट्रियल भी थे, लेकिन कुछ एक्वेटिक रिप्टाइल्स परमानेंट टेरेस्ट्रियल हो गए, जैसे डायनासोरस और लैंड रिप्टाइल्स। कुछ टेरेस्ट्रियल रिप्टाइल्स परमानेंट एक्वेटिक हो गए, जैसे कि इक्थियोसॉरस और एक्वेटिक रिप्टाइल्स। तुम्हें डायनासोरस और इक्थियोसॉरस में डिफरेंस थोड़ा, सॉरी, तुम्हें दिक्कत हो सकती है कि हाँ इसका मतलब क्या हुआ, या फिर ये कैसे होगा, कैसे से समझना है, ये थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। अब मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर थोड़ी सी और गहराई में जाऊं तो आओ देखते थोड़ी सी और बातें। मैं थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूं। जो पहले के रिप्टाइल्स थे, ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा इवोल्यूशन रिप्टाइल से हो रहा है। ये माना जाता है कि रिप्टाइल से ज्यादा ही इवोल्यूशन हुआ, अलग अलग चीजें बनी। अर्ली रिप्टाइल्स जो थे वो दो तरह के थे, अर्ली रिप्टाइल्स दो तरह के थे। कौन कौन से? एक थे सौरोप्सिड्स, ये इसका स्पेसिफिक नाम है बेटा, साइंटिफिक नाम, सॉरी, सौरोप्सिड्स। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अर्ली रिप्टाइल्स का एक नाम था सौरोप्सिड्स, साइंटिफिक नेम था सौरोप्सिड्स। इस सौरोप्सिड से क्या बना पहले, इस सौरोप्सिड्स कन्वर्ट हो गए टर्टल्स में, टर्टल्स। फिर ये सौरोप्सिड ही कन्वर्ट हो गए स्नेक्स में। ये सब मांगा जाता है, ये सब पूछा भी जाता है कि सौरोप्सिड किसमें, स्नेक्स में चले गए। फिर यही सौरोप्सिड्स कहीं ना कहीं लिजर्ड में चले गए, लिजर्ड्स में, LIZARDS, लिजर्ड्स। ठीक है, ये याद रखना। सौरोप्सिड पूछा जा सकता है कि बताइए जो टर्टल्स हैं, स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, वो किस रिप्टाइल से आए हुए हैं, सौरोप्सिड से कि सिनेप्सिड से? तो तुम्हें कहना पड़ेगा सौरोप्सिड से। अब जब सौरोप्सिड्स की बात करें, इसी सौरोप्सिड से एक चीज और बनती है। कुछ सौरोप्सिड्स ऐसे थे जो थीकोडॉन्ट थे, देखो मैं अभी समझाऊंगा, थीकोडॉन्ट। कुछ सौरोप्सिड ऐसे थे जो थीकोडॉन्ट, अभी मैं याद करवा दूंगा, थीकोडॉन्ट जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सौरोप्सिड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सुनो सुनो, एक्सटिंक्ट मतलब ऐसे सौरोप्सिड जिसके अंदर थीकोडॉन्ट था। थीकोडॉन्ट तुम समझते होगे, वही दांत वाला, अरे दांत वाला भाई, थीकोडॉन्ट थीका में, यानी कि उसमें धसे हुए, सॉकेट में धसे हुए हैं। तो वो कौन से रिप्टाइल्स थे, समझ रहे होगे तुम लोग, वो कौन से रिप्टाइल्स थे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूं। जो थीकोडॉन्ट थे वो कोई नहीं, वो डायनासोर्स थे। थीकोडॉन्ट के आगे लिखो डायनासोर्स, डायनोसोरस, सोर्स या सोरस, ठीक है। बर्ड्स, अरे वाह, लेकिन बर्ड्स के बारे में थोड़ी समझना। हाँ सुनो सुनो, सॉरी सॉरी, बर्ड्स, सोच लो बर्ड्स किसका मॉडिफिकेशन है, सौरोप्सिडा का, यानी अर्ली रिप्टाइल्स ये हो रहा है बेटा, सौरोप्सिड्स का। क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स। और तुम्हें पता है डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। देख रहे हो मैं क्या क्या कहां कहां गया हूं, कहां कहां। और जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं अभी समझाता हूं बेटा, आप जरा भी परेशान मत होना। अर्ली रिप्टाइल्स के दूसरा नाम है, जो दूसरा है उसका नाम है सिनेप्सिड्स या साइनेप्सिड्स। ये भी साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिज्म का। मतलब अर्ली रिप्टाइल्स गए सौरोप्सिड्स में, सौरोप्सिड से क्या क्या बना है ये आपके सामने। फिर सिनेप्सिड से क्या क्या बना है, इसमें देखो, इसमें क्या आता है, इसमें आता है पेलिकोसोरस, ये भी डायनासोर की प्रजाति है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, पेलिकोसोरस, पेलिकोसोरस। डायनासोर की सारी बातें हम यहीं पे खत्म कर ले रहे हैं। पेलिकोसोरस, और ये पेलिकोसोरस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अरे डायनासोर कोई थोड़ी बचा है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये पेलिकोसोरस से ये कन्वर्ट हो गए थेरेप्सिड्स में। देखो पेलिकोसोरस किसमें गया बेटा, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, पेलिकोसोरस गया थेरेप्सिड में, थेरेप्सिड्स। हाँ मुझे पता है तुम लोगों को दिक्कत लग रही है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, थेरेप्सिड भी एक्सटिंक्ट, EXT,
एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट, फिर ये थेरेप्सिड कन्वर्ट हुए मैमल्स में। अब तुम्हें थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी हो गई है कि मैमल्स किससे आए हैं। वो सवाल चाहे जितना घुस के पूछने की कोशिश करे, ब्रीफ हिस्ट्री खत्म। चलो मैं कहो तो फिर से एक बार बता दो ब्रीफ हिस्ट्री सबको, अगर बच्चे कहेंगे तब कि सर एक बार और कर दीजिए तो मजा आ जाए, देखें कौन कौन कहता है। आलिया करी हाँ सर। इक्थियोसॉरस, हाँ ठीक है, सभी लोग कहते हैं हाँ, चलो ठीक है एक बार और। ओके बेटा बेटा वेरी गुड। चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम लोग पीछे चलते हैं, और फिर मैं और लास्ट में और कर दूंगा आज 10 मिनट 5 मिनट निकाल के। और ये थोड़ा हटे, मैं इसको करूँ जल्दी, हाँ ठीक है। मैं प्रीवियस पेज पे चलता हूँ, इससे जस्ट पहले पेज पे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन की अगर बात करें, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। ब्रीफ हिस्ट्री की थोड़ी सी कुछ बातें और हैं। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोकैरियोट 2 में आया, फिर इनवर्टिब्रेट्स 500 में आया, फिर जॉलेस फिश 350 में आया, एम्फीबियन फिश यानी सिलोकैंथ। अच्छा इस फिश में ना स्टाउट था, याद रखना कि एम्फीबियन की फिश में स्टाउट था, मतलब ऐसे चोंच ऐसा निकला हुआ हिस्सा था। फिर उसके बाद मॉडर्न एम्फीबियन जिसे फ्रॉग और सैलेमेंडर कहते हैं। फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की कहानी से बड़ा खेल हो गया है, तो लोग देख रहे होंगे। रेप्टाइल्स एक्वेटिक भी होते हैं और रेप्टाइल्स बेटा टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स एक्वेटिक भी हो गए, रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल हो गए। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूं सर। कुछ एक्वेटिक रेप्टाइल्स ये टेरेस्ट्रियल हो गए परमानेंटली, जैसे डायनासोरस और लैंड रेप्टाइल्स। कुछ रेप्टाइल्स मतलब टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स परमानेंटली एक्वेटिक हो गए, जैसे इक्थियोसॉरस और एक्वेटिक रेप्टाइल्स। ये दिमाग में रखिएगा। अगर हम अर्ली रेप्टाइल्स की बात करें, पहले की जो रेप्टाइल्स उनकी बात करें, उसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया। पहले सौरोप्सिड और सिनेप्सिड, ये साइंटिफिक नेम है, मतलब अर्ली रेप्टाइल्स में दो हिस्से हमने किया, सौरोप्सिड सिनेप्सिड। सौरोप्सिड से बना टर्टल्स, स्नेक, लिजर्ड्स, और सौरोप्सिड ही कन्वर्ट हुआ थीकोडॉन में, यानी थीकोडॉन किसका मॉडिफिकेशन है? सौरोप्सिड का। थीकोडॉन में आते हैं डायनासोर्स, बर्ड्स और क्रोकोडाइल्स। कौन सा सौरोप्सिड थीकोडॉन्ट एक्सटिंक्ट हो गया है? कौन सा सौरोप्सिड थीकोडॉन्ट एक्सटिंक्ट हो गया? तो कहना डायनासोरस। फिर यही रेप्टाइल्स कन्वर्ट हुए सिनेप्सिड में। अब सिनेप्सिड मतलब सबसे पहला जो उसमें आया पेलिकोसोरस, ये भी डायनासोर है। कौन आया? पेलिकोसोरस। पेलिकोसोरस के बाद आया थेरेप्सिड्स, ये भी डायनासोर है। थेरेप्सिड कन्वर्ट हुआ मैमल्स में। यानी आपसे कहीं से किसी लेवल से सवाल पूछा जाए तो आप तैयार रहो, जरूर नहीं कि हर बार इजी ही क्वेश्चन आ जाए। इस बार आ गया ठीक है, बच्चों ने मार दिया, पता नहीं क्या धांधली हुआ, क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आता है, कैसा हुआ मुझे नहीं समझ में आता। कुछ बच्चों के नंबर ही अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। मैं धांधली कह भी नहीं सकता ऐसे खुल के जब तक हमको पता ना हो, लेकिन बच्चों के अलग अलग नंबर आए हैं अलग अलग तरीके से, कुछ को मैचिंग कराने के बाद इतने आए, फिर जब रिजल्ट आया कुछ और हो गया। खैर वो अलग बात है, जरूरी नहीं कि अगले से नेक्स्ट भी ऐसी क्वेश्चन है, टफ भी हो सकता है। तो ये था तुम्हारा रिप्टाइल्स वाला। अभी मैं इसको फिर करूंगा बेटा, मैं इसको फिर करूंगा एक बार रिवाइज, परेशान ना रहो जब तक कि आपको ये ना लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा आ गया है। सुनो ना, अब सुन लो ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पेज सुनते हैं। हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर ली, क्या बेटा? कंपैरेटिव एनाटॉमी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो ब्रीफ हिस्ट्री में थोड़ा सा जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाऊंगा मैं, तब वहां पर पढ़ाऊंगा कि पहले डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, वहां पे पढ़ा दूंगा। अभी ब्रीफ हिस्ट्री में मैं इतना ही रखा हूं, ब्रीफ हिस्ट्री मैंने इतना ही रखा है। पहला हो गया, पहला प्रूफ आपने दे दिया है, पहला प्रूफ आपने दिया पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, पहला प्रूफ आपने दिया क्या? फॉसिल्स का एविडेंस। फॉसिल्स के बारे में हमने स्टडी कर ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। नेक्स्ट ए बेटा, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल, वो वाला खत्म हो गया। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस। ए बाबू, इस एविडेंस की बात कर लूं, एनाटॉमिकल एविडेंस। आओ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे समझते हैं, आओ देखते हैं कैसे याद नहीं होता है। ठीक है, जिन बच्चे क्लास छोड़ रहे हैं उनको लग रहा है कि बाद में हम वो देंगे, तो ये बस कुछ ही दिन तक सिलसिला चलने वाला है, क्लास छोड़ने वाले बाद में पछताएंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, मुझे पता है इसके बारे में आपको पता है,
लेकिन होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, इसका जवाब लेने से पहले मैं ही बता देता हूं। कहना होमोलोगस ऑर्गन यानी ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन, क्या बोला मैंने, ओरिजिन बोला है, प्लस जिनकी ओरिजिन, जिनका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन, जिनका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ये दोनों के दोनों सिमिलर, आपस में सिमिलर, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिनकी ओरिजिन, जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलर हो, लेकिन फंक्शन क्या होगा, कौन बताएगा, फंक्शंस क्या होंगे, बताओ, देखिए कौन बताता है, मैं देखता हूं थोड़ा सा, देखिए मेरे बच्चे क्या बता रहे हैं फंक्शन, अभी देखो कितने गड़बड़ बताएंगे। डिफरेंट, डिफरेंट, सबने डिफरेंट, डिफरेंट, आसिफ भी डिफरेंट, आकांक्षा भी डिफरेंट, आलिया जवाब, मुनोसीन, शीतल, कोमल, सुम्बुल, सबसे पहले मैंने ही दिया है आंसर। अच्छा, डिफरेंट गलत, फंक्शन सिमिलर भी हो सकता है। अरे यार ये क्या हो जाने लगता है एक बार, फंक्शन सिमिलर भी होने लगता हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक मेरा सवाल है, अगर होमोलोगस ऑर्गन को तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़े या होमोलोगस ऑर्गन को तुम्हें अगर देखना पड़े तो क्या देखोगे, उसकी ओरिजिन के बेसिस पे देखोगे कि उसके फंक्शन के बेसिस पे देखोगे, किसके बेसिस पे होमोलोगस ऑर्गन को देखोगे तुम, बताओ, ओरिजिन के बेसिस पे, बिल्कुल। होमोलोगस ऑर्गन को कभी भी उसके फंक्शन के बेसिस पे नहीं देखा जाता बाबू, क्योंकि फंक्शन सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ओरिजिन हमेशा सिमिलर होनी चाहिए, ये दिमाग में अपने आप होना चाहिए। होमोलोगस ऑर्गन के ओरिजिन हमेशा सिमिलर होने चाहिए, यही दिमाग में होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंट या सिमिलर की बात अलग है, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल अगर दूं, जैसे मैं फोर लिम्ब की बात करूं, जैसे मैं फोर लिम्ब की बात करूं, तो फोर लिम्ब में आपको पता है कि कौन कौन सी बोन है, देखिए कौन बताता है, फोर लिम्ब में बताओ अपने तुम्हारे कौन कौन सी बोन है, देखिए कौन कौन टैलेंटेड है फोर लिम्ब में बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कार्मेट, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल। फोर लिम्ब की जो बोन है वही बोन सेम पाई जाएगी, जानते हो क्या, हाँ, मैन का फोर लिम्ब, चीता का फोर लिम्ब, फोर लिम्ब का मतलब वही लेग, चीता का हो गया, बैट का हो गया, वेल का हो गया, देखो वेल का भी बात कर रहा हूं मैं, मैन के अंदर फोर लिम्ब हैंड कहलाता है, चीता के अंदर लेग कहलाता है, और ये हमने जो है बैट, बैट बीएटी बैट, बैट के अंदर हमने विंग कहा, वेल के अंदर हमने फ्लिपर कहा, फ्लिपर कहा, तो चाहे जैसे पूछ ले वो, फ्लिपर, विंग, लेग, हैंड करके पूछे, सब में इनका काम क्या है, हैंड का काम क्या है, हैंडलिंग, काम देखो अलग हो रहा है अभी देखना, लेग का काम क्या है, रनिंग या वॉकिंग, विंग का काम क्या है, फ्लाइंग, फ्लिपर का काम क्या है, स्विमिंग, देख रहे हो, स्विमिंग, मतलब काम अलग अलग है, सिमिलर भी हो सकता है लेकिन यहाँ काम अलग अलग है, लेकिन सबकी ओरिजिन क्या है, फोर लिम्ब, सबका पैटर्न क्या है, वही फोर लिम्ब में जो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस, सबका यही बनावट है, सबकी बनावट सेम है बेटा, अलग नहीं हो सकती, तो ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन देखो सबका अलग अलग हो गया, सिमिलर भी हो सकता है लेकिन अलग अलग, यहां मैंने कहा, अभी देखो तुम्हें फंक्शन वाला भी, यहाँ तो फंक्शन अलग अलग है, मैं तुम्हें फंक्शन वाला भी बात बताता हूँ, देखो ये नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, सारा एग्जांपल पूछा जाता है, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा माउथ पार्ट, सॉरी पार्ट ऑफ इंसेक्ट, ए बच्चा माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि मैं माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट एग्जांपल देता हूं, इसमें आपको पता है कॉकरोच,
कॉकरोच, फिर आपको पता है कि हनी बी, तीनों का देख लेता हूं, हनी बी, फिर मैं बात करता हूं मॉस्किटो। ठीक है, फाइलम एक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी क्लासेस तो अलग है ना। हनी बी, इनका माउथ पार्ट कैसा है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग। इनका माउथ पार्ट कैसा है? किसका? हनी बी का माउथ पार्ट कैसा है बेटा? हनी बी का माउथ पार्ट है च्यूइंग और लैपिंग टाइप। च्यूइंग, यहां से ये भी क्वेश्चन उठ रहा है, ये भी क्वेश्चन याद रखना, च्यूइंग एंड लैपिंग। यहाँ पे सिर्फ ये मत पढ़ना होमोलोगस, है ना। और फिर मॉस्किटो जो है वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप, यानी इनका लेकिन स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, आलिया, पियर्सिंग एंड सकिंग, इनका जो था ना लेबियम, लेब्रम, पढ़ा था कि नहीं आप लोगों ने? सही बताओ, माँ कॉकरोच का माउथ पार्ट पढ़ के गए थे कि नहीं इस बार नीट में? लेबियम है ना, सब पढ़े थे ना, लेब्रम, हाइपोफेरिंग्स, ये सब पढ़े थे। तो यही सब में होगा, बस थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, लेकिन इनकी ओरिजिन सेम रहेगी, ओरिजिन सेम रहेगी, है ना बेटा, ओरिजिन सेम रहेगी। तो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट पता चल गया, कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो। कॉकरोच में बाइटिंग और च्यूइंग टाइप, हसनैन हनी बी में च्यूइंग और लैपिंग टाइप, और भाई मृणाल या आसिफ मॉस्किटो में पियर्सिंग यानी चुभोना, और सकिंग मतलब खून को सक करना। ये हो गया होमोलोगस ऑर्गन के दो एग्जांपल। अभी और एग्जांपल बहुत है इसके, इसके डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी पूछी जाती है, डेफिनेशन तो आसान होती है ना बाबू, इसका पूछा था एग्जांपल से। देखो एग्जांपल में और, एग्जांपल में और देख लो ए बच्चा, ए बाबू एग्जांपल और देख लो बाबू। इनवर्टिब्रेट के लेग्स, ये एग्जांपल ही चल रहा है, ब्रेड्स के लेग्स, इनवर्टिब्रेट्स के लेग्स। अब तुम सोचोगे कैसे? वही कॉकरोच, ठीक है, देखो कॉकरोच, मैं यहाँ पे बस इतना लिख लूंगा नाम, हनी बी, कॉकरोच, हनी बी, और ये दो दो याद रखना। कॉकरोच का जो पैर होता है वो सिर्फ चलने के लिए होता है, ओरिजिन सेम है। हनी बी का जो पैर होता है वो पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करने के लिए होता है, मतलब हनी बी चलते बहुत कम देखा होगा, बहुत थोड़ा चलते हैं, नाम क्या, मेनली बहुत कम, वो हमेशा उड़ते रहेंगे। लेकिन कॉकरोच को ज्यादातर आप चलते हुए देखोगे, याद रखना, कॉकरोच को आप ज्यादा चलते हुए उड़ते बहुत रेयर केस में देखोगे, हनी बी को उड़ते हुए देखोगे, चलते हुए रेयर केस में देखोगे। तो कॉकरोच का लेग चलने के लिए, हनी बी का लेग कलेक्टिंग पॉलन ग्रेन, काम अलग है लेकिन फंक्शन दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, जो लेग के उनके पास है कॉक्सा, ट्रोकेंटर, मैंने सब पढ़ाया था ना, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, ये सब वो सब सेम रहेगा, है ना बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, वो सब सेम रहेगा। दूसरा देखो, वर्टिब्रेट्स में कौन सा होमोलोगस ऑर्गन है? वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में कौन सा होमोलोगस ऑर्गन है? तो कहना वर्टिब्रेट्स में जो होमोलोगस ऑर्गन है वो जैसे हार्ट, जितने वर्टिब्रेट है उनके हार्ट की ओरिजिन सेम है। बताओ हार्ट की ओरिजिन क्या है? मैं पूछ पूछ के पढ़ाता हूं, बताओ हार्ट की ओरिजिन क्या है? हार्ट की ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ऑफ हार्ट इज वेरी गुड, वेरी गुड, मीजोडर्मल, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जब सबके हार्ट की ओरिजिन क्या है, हार्ट या ब्लड वेसल्स की बात करूं, हार्ट या ब्लड वेसल्स भी कर लो, मीजोडर्मल, हाँ फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम नहीं है क्या? देखो फंक्शन सेम आ गया है भाई, हार्ट का काम पंपिंग, पंपिंग वो काम है, लेकिन हमें फंक्शन के हिसाब से नहीं देखना है, हमें ओरिजिन के हिसाब से देखना है। तो मीजोडर्मल ओरिजिन हो गई। दूसरी बात, ब्रेन की बात करूं इसी में, ब्रेन की, ब्रेन की ओरिजिन तुम्हें पता है, ब्रेन की ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल। तो बाबू जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्रेन में, उनका जो ब्रेन होगा वो एक्टोडर्मल होगा। फंक्शन सेम है ब्रेन का, सबके फंक्शन का, सबके ब्रेन का फंक्शन सेम है कि वो कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के फंक्शन को, अदर बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, ये बात आपको पता है। लेकिन हमें फंक्शन के बेसिस पे थोड़ी लेना है, चाहे सिमिलर हो चाहे डिफरेंट, हमें उससे क्या मतलब है? हमें मतलब है कि ओरिजिन सिमिलर होनी चाहिए, खत्म बात। दूसरी बात, प्लांट के अंदर बात करें,
तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स, मटर मत कहना, पी मत कहना, गड़बड़ हो जाएगा, कुकुरबिट्स। थॉर्न्स जानते हो दोनों का किसके मॉडिफिकेशन है, कौन बताएगा? दोनों ही एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है, दोनों ही मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। कौन? थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया या फिर टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स। लेकिन दोनों अलग अलग है काम। टेंड्रिल का काम होता है चढ़ाई करना, मतलब ग्रोथ करना, सपोर्ट लेना, जबकि थॉर्न्स का काम होता है प्रोटेक्शन देना। कहीं भी अगर कांटे हैं तो प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है? तो फंक्शन अलग अलग हो सकता है, फंक्शन सेम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। और दे दें विंग्स ऑफ, देखें क्या कह रहे हैं, पोटैटो और जिंजर। हाँ, मॉडिफिकेशन का देखो, ओरिजिन सेम रखो, बस मेरा ये कहना है, ओरिजिन सेम रखो, मेरा बस ये कहना है। कोई ऐसा एग्जांपल भी दो जिसमें फंक्शन भी सेम हो। ले, ये क्या है? हार्ट का फंक्शन सेम नहीं है सबका, ब्रेन का फंक्शन सेम नहीं है बच्चे, फंक्शन सेम नहीं है इसका। आलिया, फंक्शन तो सेम है बाबू। हाँ, पोटैटो और जिंजर किसके मॉडिफिकेशन है? पोटैटो और जिंजर किसके मॉडिफिकेशन है? स्टेम के मॉडिफिकेशन है ना? सही बात है। आलिया लग रहा है सोच रही कि मेरा दिमाग अलग काम करता है और लड़कों का दिमाग अलग काम करता है। अबे नहीं, एक ही सेम फंक्शन है। अब वो मत कहना सब सोचने वाली बात है, सोचने तो कुछ भी सोच ले, कोई गंदा सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, जैसे मैं अच्छा सोचता हूँ। नेक्स्ट, एक लास्ट एग्जांपल, होमोलोगस ऑर्गन के इतने एग्जांपल सफिशिएंट जितना मैं दे रहा हूं। विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स ओरिजिन सेम है किसका? एंड पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स किसका? फिश का, फिश, FISH, फिश। जैसे मान लो कि ये मछली है, मछली जल की रानी है ना? मछली जल की रानी है, ठीक है। थोड़ा इस पर डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन मछली मान लो तैर रही, भाग रही है। ये मछली की आंख है, भैंस की नहीं, भैंस की आंख नहीं, मछली की आंख। ये इसके फिन्स है, ये इसके फिन्स है। अब थोड़ा थोड़ा लगने लगी होगी, पहले नहीं लग रही थी। ये जो फिन्स है, ये इसको बोलते हैं पीछे वाले को पेक्टोरल फिन्स। इसकी ओरिजिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला होता है, क्योंकि वो सॉरी अबे ये पेल्विक है, रुको, ये पेल्विक है, पेक्टोरल तो आगे होगा ना, ठीक है। रुको यार, डिलीट कर दे। हाँ ठीक है, सुनो बच्चे, तो ये जो पीछे वाला है वो हो जाएगा पेक्टोरल फिन्स, और ये जो है पेल्विक फिन्स। ये पेल्विक फिन्स, ये पेक्टोरल। तो पेक्टोरल वाला जो है वो विंग्स, बर्ड्स के विंग्स के जैसा है, पेक्टोरल। ओरिजिन की बात हो रही है, बाकी उनका काम उड़ने का, इनका काम तैरने का है। ये बात आपको पता चल गई है। और भी एग्जांपल दे दें? पोटैटो जिंजर कोई बोल रहा था, बड़ा अच्छा बोल रहा था, चलो सिमिलर वाला दे दूं मैं, सिमिलर वाला दे दूं, मतलब फंक्शन सिमिलर वाला। अभी आकांक्षा ने लिखा था, मतलब बताया था। चलिए और देखो, पोटैटो एंड जिंजर। जिंजर मतलब क्या होता है? अदरक, ठीक है। इनके ओरिजिन की अगर बात करें, अगर किसी कंफ्यूजन है, तो ओरिजिन इनकी स्टेम है,
फंक्शन की बात करें तो दोनों का फंक्शन है स्टोरेज, फंक्शन दोनों का स्टोरेज है। किसका? फूड का स्टोरेज है, और क्या? स्टोरेज। ठीक है, और बताएं। मेल, देखो कितना मैंने दे दिया यार, अब बस थक गया हूं। मेल और फीमेल, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर भी टेस्टिस नहीं बे, फीमेल के अंदर ओवरी, ओवरीज। दोनों की अगर ओरिजिन देखें, ओरिजिन सेम है, याद रखना, ओरिजिन सेम है। गैमीट की ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन सेम, और फंक्शन भी सेम, सेम फंक्शन। क्या? गैमीट का प्रोडक्शन, दोनों ही गैमीट। वो गैमीट का नाम अलग अलग आपने दे रखा है, वो एक अलग बात है, नाम अलग अलग दे रखा है ना, लेकिन फंक्शन तो सेम है दोनों का, कि भाई दोनों का काम है गैमीट बनाना, और दोनों की ओरिजिन सेम है। बताओ गैमीट्स की ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल की, मेसोडर्मल की, एंडोडर्मल? देखिए कौन बताता है गैमीट की ओरिजिन क्या है। हाँ मीजो, ठीक है, वेरी गुड जया मोहसिन, ठीक है बच्चे। गैमीट की ओरिजिन लिखना मेसोडर्मल है। इतना एग्जांपल क्या लग रहा है? और दे दूं, और दे दूं? लो, तुम भी क्या याद रखोगे? रेडिश एंड कैरेट, बस ये लास्ट। अच्छा बस, पक्का छोड़ दूं, पक्का छोड़ दूंगा, रेडिश छोड़ दूंगा, मतलब एग्जांपल छोड़ दूंगा। दोनों रूट हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच है, दोनों ही रूट के मॉडिफिकेशन है। ये उसकी ओरिजिन है, रूट इसकी ओरिजिन है, और दोनों का फिर वही फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। दोनों ही रूट के मॉडिफिकेशन है, और दोनों स्टोरेज ऑफ फूड। खत्म। इतना एग्जांपल सफिशिएंट नहीं है? हसनैन, आलिया, नौसीन, जया, कोमल, क्या लग रहा है? इतने एग्जांपल बहुत है ना? इतने एग्जांपल में तो सब निकल जाएगा यार। हाँ ठीक है, बस। अच्छा बस करते हैं, ये एग्जांपल बस करते हैं। हाँ तुम लोग कह रहे थे तो हमने कहा ठीक है। अब बात ये है, तो होमोलोगस ऑर्गन हमें लगता है एग्जांपल पढ़ पढ़ के हम लोग समझ गए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालोगस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एनालोगस, एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस ऑर्गन या स्ट्रक्चर वही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसमें देखो, इसमें जो बोलूंगा वो एकदम सिमिलर सही रहेगा। डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन, ओरिजिन को तुम अलग करना, फंक्शन सिमिलर रहेगा, फंक्शन सिमिलर। इसमें कोई वैसी कहानी नहीं है सिमिलर और डिफरेंट वाला। ओरिजिन डिफरेंट ही रहेगी, फंक्शन भी सिमिलर, फंक्शन सिमिलर ही रहेगा। ओरिजिन डिफरेंट रहेगी, फंक्शन सिमिलर रहेगा। लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूं, अगर तुमसे एनालोगस ऑर्गन कभी बात करें, तो अगर मान लो वो कहते हैं किस आधार पे देखोगे, तो भले फंक्शन डिफरेंट नहीं होता, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंट ओरिजिन, आपको देखना पड़ेगा डिफरेंट। अगर मान लीजिए ऑप्शन में रखा गया है डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट सिमिलर फंक्शन, बोथ का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तब आपको अगर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो आपको डिफरेंट ओरिजिन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिन कभी सिमिलर हो ही नहीं सकती एनालॉगस में। ठीक है, चलिए इसके भी शुरू कर दें। एग्जाम्पल ही मेन है, आपको पता है। हट जा भाई तू। हाँ ये कन्वर्ट हो गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज। मेरे प्यारे बच्चों, हमको लेना है सिलेक्शन, मेहनत करके लेना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। टेस्ट तो होगा मेरा, मैं बायोलॉजी का मतलब हम लोग का टेस्ट होगा ही होगा। टेस्ट का प्रक्रिया चल रही है कि टेस्ट को कैसे अच्छा किया जाए कि टाइमिंग में खत्म हो जाए, ताकि बच्चे नकल ना मारे अच्छा करने के लिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग नकल नहीं मारोगे, लेकिन बच्चों का दिमाग है यार, हर तरह के, एक तरह के बच्चे नहीं, हर तरह के बच्चे होते हैं, उनका दिमाग है। कुछ कहते हैं चलो गूगल सर्च कर लो, फटाक से आंसर दे देंगे, तो चलो वो पूरे साल टॉप टॉप करके आए हैं नकल मार मार के, और टॉप टॉप करके एग्जाम में हुआ नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि मतलब सही से हो, ऑनलाइन जो टेस्टिंग हो रही हो बढ़िया हो, टाइमिंग पे है, बाकी तो आप लोग अपने ऊपर हो। नेक्स्ट चलो देखते हैं क्या है।
विंग्स ऑफ, एग्जाम्पल शुरू हो रहा है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। एकदम ओरिजिन एकदम अलग है, ओरिजिन एकदम अलग है बेटा। बटरफ्लाई कहां कहां, बर्ड्स। आईज ऑफ ऑक्टोपस, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों की आंखों की ओरिजिन एकदम अलग है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है कि दोनों देखते हैं। पेल्विक फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर ऑफ सील, फ्लिपर ऑफ सील, दोनों का काम है तैरने का, लेकिन ये हिंड लिम्ब है, फिश में ये हिंड लिम्ब है। और फ्लिपर कैसा है, फ्लिपर फोर लिम्ब कहलाता है, फ्लिपर फोर लिम्ब कहलाता है। मतलब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, इससे लिख दिया मैंने। दूसरा, स्टिंग, डंक ऑफ हनी बी, डंक ऑफ हनी बी एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, दोनों का काम है डंक मारना, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इनकी ओरिजिन अलग है। हनी बी की अगर बात करें तो इनका ओविपोजिटर का मॉडिफिकेशन है। मैं समझाता हूं, ओविपोजिटर समझाऊंगा, अभी फिलहाल ये याद रखो कि ओविपोजिटर है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ओविपोजिटर किसे कहते हैं, ठीक है। और इनका जो स्कॉर्पियन का है, तो ये इनके बॉडी का सेगमेंट है, ये बॉडी सेगमेंट है, इनके बॉडी का ही हिस्सा है, सेगमेंट है। जबकि ओविपोजिटर में थोड़ा मामला अलग होता है, ठीक है, निकल के आता है। ओविपोजिटर का मतलब निकल के आए, ठीक है, जबकि स्कॉर्पियन में लगा ही रहता है, मतलब उनके बॉडी का ही हिस्सा है। ये कभी भी, मतलब ये हमेशा स्कॉर्पियन में हमेशा निकला ही रहता है, जबकि हनी बी में जो होता है वो निकलता है, हमेशा निकला नहीं रहता है, वो जब उसको अपना प्रोटेक्शन करना होता तब निकालते हैं लोग। तो मैं उसको समझाऊंगा। और बाकी अभी अभी फिलहाल ओविपोजिटर याद रखिएगा। स्वीट पोटैटो, मतलब होता क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ, किसी पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि स्वीट पोटैटो, ये बेटा स्वीट पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो के साथ साथ पोटैटो, दोनों एनालॉगस हैं। कैसे, स्वीट पोटैटो रूट है, ये रूट का मॉडिफिकेशन है, और आलू स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लेकिन फंक्शन की बात करें, दोनों ही फूड स्टोरेज करते हैं। शकरकंद भी आप खाते हैं, शकरकंदी क्या बोलते हैं, और आलू भी आप खाते हैं, लेकिन एक रूट का मॉडिफिकेशन, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बहुत बढ़िया एग्जांपल लेने जा रहा हूं, देखिए केरल का दिमाग चलता है। क्लोरेगोजेन सेल, क्लोरेगोजेन सेल, किसी को याद आया? क्लोरेगोजेन सेल और लीवर ऑफ ह्यूमन, लीवर ऑफ ह्यूमन, क्लोरेगोजेन सेल पाया जाता है बेटा अर्थवर्म में, अर्थवर्म पाया जाता है, मतलब इसकी ओरिजिन अलग है और लीवर की ओरिजिन अलग है, लेकिन क्लोराइगोजेन और लीवर का फंक्शन सेम है, एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन करते हैं, क्या करते हैं बताओ? सिटी ऑर्गन में आते हैं ना। हाँ ठीक है, हाँ हाइड होते हैं आलिया, ठीक है, ठीक है, पोटैटो स्वीट पोटैटो, ठीक है आलिया, और एक्सक्रीटिव आकांक्षा, ठीक है जया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें, चलो इतना ही एग्जांपल हमें लगता है सफिशिएंट है यार, कितना एग्जांपल लेंगे, बहुत एग्जांपल हो जाते हैं, इतने एग्जांपल सफिशिएंट है मुझे लगता है। पेंगुइन वगैरह का भी आता है, लेकिन इतना ठीक है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड्स, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, पेल्विक फिन्स ऑफ फिश, फ्लिपर ऑफ सील, स्टिंग ऑफ हनी बी, स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, क्लोरेगोजेन सेल एंड लिवर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इतना एग्जांपल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज कर ले रहा हूं। सिलेबस इतनी जल्दी खींच जाए, मैं यही सोच रहा हूँ कि बस अब खींचना है, समझा समझा के याद करा के टेस्ट ले लेके। तुम लोगों को टेस्टिंग बहुत होनी है, टेस्टिंग जितनी होगी उतनी तुम लोग मजबूत करोगे, मुझे पता है। टेस्ट नहीं लेंगे मजबूत नहीं होगा, चाहे हम जितना पढ़ा दें, चाहे जितना अच्छा पढ़ा दें, मजबूती टेस्टिंग होगी। मतलब अच्छा पढ़ाना भी है, लेकिन टेस्टिंग में मजबूती होगी।
ये तो हो गया होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडॉप्टिव रेडिएशन, एडॉप्टिव रेडिएशन या एडॉप्टिव डाइवर्जेंस, एडॉप्टिव डाइवर्जेंस समझ लेना बहुत अच्छे से। एडॉप्टिव डाइवर्जेंस सबका मतलब एक है, मैं बताता हूं। इसमें सबसे बढ़िया जो एग्जांपल अगर हम दें, एग्जांपल कई हैं लेकिन इसका सबसे बढ़िया अगर समझे, अच्छा हाँ, ये क्या है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये पैटर्न है, ये हमेशा पैटर्न होता है, मतलब किस तरीके से कौन सा पैटर्न है। और इसकी जो बात करते हैं ये क्या है, ये मैकेनिज्म है। नहीं समझ में आया लग रहा है, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक पैटर्न होता है कि डाइवर्ज हो गए हैं, ठीक है, एक पैटर्न है। लेकिन एडॉप्टिव रेडिएशन या एडॉप्टिव डाइवर्जेंस ये मैकेनिज्म है, यानी कि उनके अंदर ऐसी मैकेनिज्म आ जाती है कि वो अपने आप को, ऐसी मैकेनिज्म आ जाए कि वो अपने आप अपने अंदर कुछ डेवलप कर ले, तो वो मैकेनिज्म हो गई। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक पैटर्न है। चलो देखते हैं क्या है ये सीन। पहला सुनो तुम कायदे से, देखो एडॉप्टिव रेडिएशन किसे कहते हैं या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहते हैं। फोर लिम्ब ऑफ मैमल, देखो अभी तुम्हें लोग खुद लगेगा, एक्वेटिक वाले भी हो सकते हैं मैमल, उसमें क्या होगा, टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, मतलब देखो फोर लिम्ब कहां कहां मॉडिफाइड हो रहा है। दूसरा फ्लाइट, एक्वेटिक का मतलब वेल और सील, टेरेस्ट्रियल का मतलब मैन एंड हॉर्स, टेरेस्ट्रियल का मतलब मैन एंड हॉर्स, और फ्लाइट का मतलब होता है बैट। अब मैं समझा क्या रहा हूं, सब के सब मैमल्स हैं, वेल सील मैन हॉर्स बैट, लेकिन उनके फोरलिम्ब देखो कितने कितने डाइवर्ज हैं, कितना कितना मॉडिफिकेशन है। एक्वेटिक में कुछ अलग है, टेरेस्ट्रियल में कुछ अलग है, फ्लाइट के लिए अलग है। मतलब क्या हुआ, ओरिजिन सेम थी लेकिन ये इनके स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर सेम थे, फंक्शन के हिसाब से इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, फंक्शन के हिसाब से इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। देखो पहली बात तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे हुआ कि ओरिजिन सेम हुआ लेकिन डाइवर्ट हो गए, कोई तैर रहा है, कोई पकड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई उड़ रहा है, तो ये अलग हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। एडॉप्टिव मतलब अब सब के सब मैमल्स थे, किसी ने एक्वेटिक को अडॉप्ट किया तो उनके अंदर फ्लिपर है, किसी ने जो है दौड़ने के लिए किया तो उसके अंदर फोर लिम्ब वाला लेग कहलाता है, किसी को पकड़ने का एडॉप्टेशन आया उसके अंदर हैंड कहलाया, किसी ने उड़ने के लिए एडॉप्टेशन किया उसके अंदर विंग्स आ गए, जैसे बैट वाला, फ्लाइट उड़ने वाला हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, एडॉप्टिव रेडिएशन समझ में आया कि नहीं, या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की डाइवर्ज कैसे हो रहे हैं, मतलब फैल कैसे रहे हैं, है समझ में आ रहा है कि नहीं। ए लड़की क्लास कब खत्म की, कर क्लास कब खत्म, आ रहा है, आ गया ना पक्का, आलिया सारे बच्चे बताओ आ गया, अच्छा एक बार और, ठीक है। देखो आलिया, जैसे हमारे घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, या आपके 4 भाई बहन हैं, या आपको छोड़ के आपके 4 सिर्फ भाई हैं, एक भाई ने कॉमर्स किया, एक भाई ने मैथ लिया, एक भाई ने साइंस लिया, फिर कमाने कमाने अलग अलग जगह चले गए। पैदा तो ओरिजिन तो सेम है ना, लेकिन काम अलग अलग जगह कर रहे हैं, डाइवर्ट हो गए, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फिर वो वहां उसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद बीमार पड़ गए, सब बीमार पड़ के मतलब कि सबकी डेथ हो रही है, ऐसा तो है नहीं, सब अडॉप्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से अपने मौसम को। अब अमेरिका वाला गया है तो वो अमेरिका वाले इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करेगा, जो अफ्रीका गए तो अफ्रीका वाले का अडॉप्ट करेगा, जो चाइना गए तो चाइना वाले का अडॉप्ट करेगा, हंसेगा तो आंख बंद करके ना, मतलब यहाँ सही था वहां जाके अडॉप्ट कर लिया अपने आप को। तो मतलब क्या हुआ, उसने अडॉप्ट करके वैसी मैकेनिज्म अपने अंदर ले आई, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको ये समझना है। और एग्जाम्पल एक और समझा देते हैं, बस छोड़ने जा रहे बेटा, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। एक एग्जांपल हम और समझा दे रहे हैं, डार्विन फिंचेस, कितने लोगों ने सुन रखा है डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस, कोमल, जया, हसनैन, आसिफ, डार्विन फिंचेस,
चलो, डार्विन फिंचेस कुछ और नहीं है, बर्ड्स है। फिंच का मतलब होता है बर्ड्स। बात साउथ अमेरिका की थी, साउथ अमेरिका। मैं भी समझा रहा हूं कुछ यहाँ पे। डार्विन गए साउथ अमेरिका के एक आइलैंड पे, उस आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। ये देखो आइलैंड ऐसे था, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड थे। कौन सा आइलैंड था? गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसमें 20 छोटे छोटे आइलैंड है। ग्रुप ऑफ 20 नहीं, 22 कह सकते हो, 22 आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसमें 22 आइलैंड आते हैं। ये मैंने छोटे छोटे आइलैंड बना लिए हैं। यहाँ पे इन्होंने 20 तरह की बर्ड्स देखी। यहाँ पर इसी में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि 20 टाइप्स के बर्ड। कहाँ? गैलापागोस आइलैंड के अलग अलग उस पर देखा 20 टाइप के बर्ड्स, और 20 टाइप के बर्ड्स की जो चोंच थी वो 20 टाइप्स की थी। 20 सिर्फ 20 बर्ड्स नहीं देखा, 20 टाइप्स ऑफ बीक्स। ठीक है, बीक्स मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, 20 तरह की, 20 नंबर की नहीं, 20 तरह अलग होता है, उसके कई होंगे। गैलापागोस साउथ अमेरिका गए, वहां गैलापागोस आइलैंड देखा जो 22 आइलैंड का ग्रुप था, उसमें 20 तरह की बर्ड्स थी जिसके 20 तरह के चोच थे। अब समझाना क्या चाह रहा था मैं, इन्होंने कहा पहले ये आइलैंड जो है बस थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, थोड़ा थोड़ा एरिया बदला, थोड़ा थोड़ा खान पीन बदला इन लोगों का। तो पहले ये जो थे इनके ओरिजिन, मतलब ये जितने 20 तरह के बर्ड्स हैं बेटा, इनके जो एंसेस्टर थे, इनकी सिंपल वैरायटी थी पहले। मतलब इन्होंने कहा कि पहले सिंपल वैरायटी रही होंगी। ठीक है, सिंपल वैरायटी थी, समझना, साउथ अमेरिका पहले सिंपल वैरायटी रही होंगी, ओरिजिनल वैरायटी रही होंगी। मतलब कोई एक कौन सी वैरायटी थी बेटा? सीड ईटर्स। सुनो, मेरा सवाल इतना था, डार्विन फिंचेस जो थी वो सीड ईटर थी, वो सीड ईटर थी। फिर वो अलग अलग आइलैंड पे उनका अलग अलग मतलब बर्ड्स का मॉडिफिकेशन हो गया। कोई कीड़ा खा रहा है, कोई सिर्फ सीड खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो उनके चोंच भी उसी तरीके से हो गए। कोई शिकार करके खाना शुरू कर दिया तो चोंच का मॉडिफिकेशन भी अलग अलग हो गया। मतलब उनकी ओरिजिन सिमिलर थी, उनकी ओरिजिन सिमिलर थी 20 बर्ड्स की गैलापागोस आइलैंड पे। बस थोड़ा सा खान पीन बदला, थोड़ा एनवायरमेंट बदला और वो अपने आप को मॉडिफाइड करते चले गए। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या एडॉप्टिव रेडिएशन या एडॉप्टिव डाइवर्जेंस। मतलब जिसके एंसेस्टर सेम हो, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, उस लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग हो, वो डाइवर्ज हो गया हो, उसका मॉडिफिकेशन अलग अलग हो गया हो, उसको हम बोल देते हैं क्या बेटा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या एडॉप्टिव रेडिएशन या एडॉप्टिव डाइवर्जेंस। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? सर डाइवर्जेंट और एडॉप्टिव रेडिएशन सेम है? हाँ बिल्कुल है, मैंने तो यही तो लिखा है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है बेटा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक पैटर्न है, एक तरीका है, मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है। मतलब अपने अंदर एक मैकेनिज्म प्रोसेस लेकर आते गए और मॉडिफाई होते गए, अडॉप्ट करते गए। लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पैटर्न बनाते हैं हम कि भाई डाइवर्ज हो गए। ठीक है, तो ये दिमाग में थोड़ा सा आपको बना कर रखना। फिर प्लेसेंटल मेमस ये सब अभी मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। उसके बाद मैं एविडेंसेस चलूंगा, एम्ब्रियोलॉजिकल से क्या होता है, एटाविज्म क्या होता है, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। ठीक है बाबू, छोड़ दे यहीं पे क्या और पढ़ा दे? ठीक है, आर्या है? हाँ भाई आलिया, क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? चलो, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे, ठीक है बेटा। ओके बच्चा, आज के लिए गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।